जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की जांच पर राज्य के पूर्व महाअधिवक्ता अजित कुमार ने सरकार की पोल खोल दी है। साथ ही पूरे जांच का चिट्ठा मीडिया के सामने रख दिया। तमाम अखबारों से मिली जानकारी और तथ्यों के आधार पर पूर्व महाअधिवक्ता अजित कुमार ने हर बिंदु पर सवाल उठाए हैं कि कैसे जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, प्रश्न को रटवाया गया था, आंसर को रटवाया गया था, इसके बावजूद कोर्ट को गुमराह किया गया और गलत एफिडेविट दाखिल किया गया। इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, विस्तार से आप सुनिए। 1.5 साल के उपरांत कतिपय कारणों से, जो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बताना चाहता हूँ, अपना या अपने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल ली और अब वो एफिडेविट के जरिए ये बताना शुरू कर दिए कि ये जो लीक है ना, ये व्यापक नहीं है, ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। तथ्य ये था कि डायरी में सारे साक्ष्य उपलब्ध थे, सारे एविडेंसेस उपलब्ध थे, परंतु कोर्ट के सामने जो एफिडेविट्स दायर की गई उसमें अपनी मैथमेटिक्स दिखाते हुए ये कहा गया राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा कि नहीं कोई आंसर या क्वेश्चन लीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट तौर पे न्यायालय में कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ एक तथ्य प्राप्त हुए हैं और ये वाइड स्प्रेड जो है वो लीक का मामला नहीं है। उन्होंने ये भी न्यायालय को बताने का प्रयास किया कि ये सब गेस क्वेश्चंस हैं, छात्रों ने गेस किया है। आप मुझे बताइए कि चाहे 5 वर्ष का हो या 25 वर्ष का गेस हो, गेस कोई व्यक्ति क्वेश्चन की कर सकता है। यदि क्वेश्चन गायब है, 4 में से 3 ऑप्शंस भी गायब है, तो आप बताइए एक आम आदमी, एक बेवकूफ किस्म का आदमी भी ये समझ पाएगा कि किस प्रकार से, किस तरह से गेस एक आंसर का ही किया जाएगा। आखिरकार उस आंसर को रट के फायदा क्या है जब आप क्वेश्चन नहीं जानते। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यदि 3√2 या 99 या 79 आंसर शेयर हो रहा है छात्रों के बीच में, तो 79 तो काफी सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। तो आखिर वो 79 कोई छात्र जो है वो आपस में शेयर क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि घटनाक्रम एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले का था, राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों को जांच गंभीरता से करनी थी। उन्होंने प्रारंभ में जांच भी की, परंतु जांच कालांतर में इन्होंने ढंग से नहीं किया, मैं कह सकता हूँ। न्यायालय भी थक चुकी थी, न्यायालय ने भी इनकी बात को माना। राज्य सरकार के आग्रह को मैं कहूँगा कि राज्य सरकार ने स्वीकार किया, माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि ये लीक जो है ये वाइड स्प्रेड नहीं दिखाई देती। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ 2000 से कुछ अधिक सीटों पे नियुक्तियां होनी थी, तो वाइड स्प्रेड जो लीक है वो 1.5 लाख लोगों के बीच में नहीं होगा। यदि 50% यानी 1000 छात्रों के बीच में अगर आंसर सर्कुलेट हो गए थे तो जांच इतनी गंभीर नहीं थी। इसकी जांच के सूत्र जो इन्फॉर्मेंट है वो लोग दे चुके थे। और केस डायरी में मैं एक तथ्य जो है केस डायरी में, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। आप कृपया सुनिए, मैं 2 लाइन है पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ इनकी केस डायरी का, ये पैराग्राफ नंबर 168 है। मैं संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का विषय क्या पता किस स्तर पे इनका चलता हो नहीं चलता हो, परंतु मैं केस डायरी में से पढ़ता हूँ। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह आया कि फिर सोएनसो का साला सोएनसो, जिसने परीक्षार्थियों को सेट करने का काम किया था, के माध्यम से 28 कैंडिडेट को परीक्षा के दिन 22/9/24 को से 2 दिन पहले दिनांक 20/9/24 को पटना कौशलेश उर्फ सोएनसो के पास भेजा गया था।
जहां से रघुवीर यादव के साथ सभी 28 कैंडिडेट को नेपाल के बीरगंज में ले गया और वहां सभी को होटल में ठहराया। रास्ते में निवास स्वयं द्वारा अपने वॉइस मैसेज के द्वारा कब कहां पहुंचना है इसका निर्देश दिया जा रहा था। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, बाद में क्या लिखा है देखिए। सिर्फ 8 लाख रुपया ही कैंडिडेट से प्राप्त हो सका, जो स्वयं के द्वारा उपलब्ध कराए गए खाता में जमा किया गया। अभी तक मुझे मात्र स्वयं रुपया मेरी पत्नी स्वयं औरंगाबाद का खाता में कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया, जिसे मैं राम निवास स्वयं के खाता में भेज दिया। चूंकि पैसा क्वेश्चन लीक करने वाले को देना था, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर हटाया गया, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। ये इनकी डायरी से मैं कह रहा हूं, और इसी तरह के तथ्य जो है वो इस डायरी में भरे पड़े हैं। और कालांतर में यदि डायरी को छात्रों के समक्ष या इंफॉर्मेट के समक्ष शेयर नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि डायरी में जो तथ्य हैं उसके विपरीत राज्य सरकार जो उसके विपरीत कोई तथ्य प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में, जो किया गया इस मामले में। बहरहाल न्यायालय ने यही कहा था सिर्फ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो अब तक हुई है, यदि क्वेश्चन या आंसर या पेपर लीक के संबंध में जांच चल रही है, तो इस इन्वेस्टिगेशन को 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाए और 10 छात्रों के विरुद्ध जो साक्ष्य प्राप्त हो गए थे उनकी नियुक्ति नहीं की जाए और बाकी सारी नियुक्तियां जो है वो इन्वेस्टिगेशन के फलाफल से प्रभावित होंगी, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर्स में लिखते हुए नियुक्तियां दी जाए। मेरा सवाल आपसे यह है कि यहाँ कहाँ उलझन है। यदि ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रद्द होने के लिए ही निर्देशित किए गए हैं, आदेशित किए गए हैं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, तो माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत यदि इन्वेस्टिगेशन 6 माह में नहीं पूरी की गई है, तो इसमें किसकी गलती है? यदि ऐसे गंभीर साक्ष्य और ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो डायरी के प्रारंभिक पोर्शन में विषय के तौर पे सीआईडी के समक्ष आ चुके थे, तो इस मामले को लंबा किया क्यों गया और इस मामले की गहरी जानकारी क्यों नहीं की गई, गहरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? और यदि सिर्फ 2000 पदों पे नियुक्तियां या 2000 से कुछ अधिक पदों पे नियुक्तियां होनी है, तो वाइड स्प्रेड लीक का मतलब होगा क्या? क्यों नहीं वैसे सभी अभ्यर्थियों को जो इसका लाभ उठाए उसके बारे में जानकारी या इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की गई और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अधूरा रह गया? क्या जानबूझ करके इन्वेस्टिगेशन अधूरा है? यदि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस विषय की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ नहीं हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आखिरकार राज्य सरकार यह पाती है अगर इस मामले में भी पेपर लीक उसी प्रकार से हुआ था जैसा कि जेपीएससी की वर्तमान जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें हुआ था, तो राज्य सरकार को एक कठोर निर्णय लेने में कठिनाई क्या है? राज्य सरकार तो एक वेलफेयर स्टेट है। देखिए, कोर्ट में हम लोगों ने सारे साक्ष्यों पर बहस की और न्यायालय को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही निर्भय होना था और निर्भर रहना था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारा विषय नहीं था और हम लोगों ने जो प्रारंभिक साक्ष्य थे उसी आधार पे न्यायालय को बताया था कि ये सारे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। नेपाल छात्रों ने बताया था, नियामतपुर छात्रों ने बताया था, एग्जामिनेशन के पहले की लीक के संबंध में भी छात्रों ने ही बताया था। सो मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस दिए गए थे और उसके उपरांत न्यायालय को ही
राज्य सरकार या जेएसएससी या सीआईडी का पक्ष लेना था। यदि मान लीजिए कि डायरी में सारे साक्ष्य उपलब्ध हो और डायरी को किनारे करके आप एफिडेविट के जरिए न्यायालय को ये बताते चले जाएंगे कि अभी तक के अनुसंधान से जो 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, यदि आप न्यायालय को बताएंगे कि अभी तक के अनुसंधान से कुछ खास नहीं मिल पाया है व्यापक लीक का विषय, तो जाहिर है न्यायालय यही आदेश देती कि ठीक है, आप जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए, जो कि न्यायालय ने कहा। जब चार्जशीट हुई और बाद में कालांतर में छात्रों के हाथ में चार्जशीट मिली है, तभी यह विषय आया है। तो ये नहीं आ पाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया। तो ये अनुसंधान का क्या कोई टाइमिंग था उसमें? सर आगे देखिए मामले, किसी भी मामले में और ऐसे मामले में जहां साक्ष्य मिट सकते हैं, अनुसंधान त्वरित होनी चाहिए। और इस मामले में नाहक अब तक विलंब हुआ है, 2 वर्ष से अधिक हो गया है, तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुआ है। तो आखिरकार न्यायालय जो है, जो डिपेंड करती है इनके इन्वेस्टिगेशन पे, वो मौका कोर्ट ने इन्हें दिया। नियुक्तियां जो है वो टेंटेटिव थी, प्रोविजनल थी, जो कि नियुक्ति पत्रों में लिखा गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की गई, और यदि पूरी की गई है तो सारे बिंदुओं पर किस प्रकार से जांच हुई है ये देखा जाना चाहिए। देखिए, ये यहाँ मैं कहने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि सीआईडी कॉम्पिटेंट है कि नहीं कॉम्पिटेंट है, ये तो छात्र सड़क पे बैठ के दिखाई रहे। यदि मान लीजिए कि कोई विषय गया है सीआईडी के पास, तो उन्हें क्या करना है? दूध का दूध, पानी का पानी करना है। यदि मान लीजिए दूध पानी जैसे कहते हैं आप छोड़ देंगे, दूध का दूध पानी होगा नहीं, तो आपने किया क्या? तो सिंपल सा विषय है कि इन्वेस्टिगेशन आपके पास है। यदि आपकी मंशा ही नहीं है स्पष्ट तौर पे इन्वेस्टिगेशन करने की, और यदि आपके सवालों का वो जवाब दे देते हैं कि हर बिंदु पे जांच हुई है, हर वो इंटरनेट या व्हाट्सएप के माध्यम से जो विषय आए, जो साक्ष्य उनको मिले, उस पे जांच हुई है, तो बिल्कुल मैं मान लूंगा ये बात। परंतु आप थोड़े मोड़े साक्ष्यों के आधार पर ये अगर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं और टेंटेटिव कंक्लूजन को ही मान लेते हैं फाइनल, जबकि इन्वेस्टिगेशन लंबित। आपने चार्जशीट भी फाइल किया है, प्रारंभिक जो चार्जशीट दायर हुई उसमें सीआईडी ने कहा है कि पेपर लीक की धाराएं लगती हैं और कुछ एक अभियुक्त जो जेल में भी हैं, तो आधा आप जांच करेंगे और आधा जांच आप नहीं करेंगे। जितने बिंदु पे, जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कि मैं गाड़ी से नगरी से रांची आ रहा हूँ और मैंने रास्ते में डेड बॉडी देखी है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कोई भी आदमी एफआईआर करता है, मैंने कहा कि देखिए रंगड़ी और रांची के बीच में एक डेड बॉडी है, खून बिखरा पड़ा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब यदि मान लीजिए पुलिस यहीं बैठे बैठे ये कंक्लूजन ड्रॉ करे कि अजीत कुमार चूंकि ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो लाश है वो नगरी से कितना किलोमीटर पहले है, कहाँ पे एग्जैक्टली है, किस पेड़ के नीचे है, और रांची से कितना दूर है और किस माइलस्टोन के बगल में है, इसलिए कोई आदमी मरा नहीं है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है भाई? आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो छात्रों को चाहिए क्या कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करो। तो आपके हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको क्या लगता है कि सीबीआई के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? देखिए, ये मैं न तो छात्रों का माउथपीस हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई सलाह दे सकता हूँ। राज्य सरकार की मंशा यदि सही है तो सीआईडी भी अपना काम पूरा कर सकती है, और यदि राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और जेएसएससी को प्रोटेक्ट करने की इनकी मंशा नहीं है, तो इनकी पुलिस, इनकी सीआईडी जो अभी जेपीएससी के मामले में जिस प्रकार से गहनता से जांच कर रही है, इसी तरह की जांच जो हो चुकी है उसमें क्यों चीजें डाइवर्ट हुई, ये भी विषय होगा जांच का। यदि मान लीजिए 6 माह में नहीं हुआ है जांच पूरा, कोर्ट का आदेश का समय पूरा हो चुका है, तो वो तो कायदे से कंटेम्प्ट में है। यदि छात्रों की बात मैं मानता हूँ तो मैंने कंटेम्प्ट दायर कर दिया होता, मैंने नहीं किया। मैंने छात्रों को कहा कि देखो, राज्य सरकार आपके साथ है और राज्य सरकार आपकी मंशा सही मानती है, इसलिए आप वेट करो।
आप पेशेंस रखो। बट इनका पेशेंस जवाब दे गया। मैं न्यायालय में हर विषय को लेकर के लड़ता रहता हूँ इनके लिए, हर विषय में केस में जीतता हूँ तो उसकी डिवीजन बेंच होती है, एलपीए दायर होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो छात्रों के व्यथा से व्यतीत हूँ मैं। तो अपना आपके व्याख्या से जैसे लगा कि जो मामला है वो कोर्ट के पास है, वो अपने विवेक से कोई इस पे फैसला लेगा, भाई इसको इन्वेस्टिगेट करना है। देखिए, कोर्ट के सामने में ये मामला है ही नहीं। कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश है। कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में देखिए क्या कहा है। मैं आपको, ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये मैं इसका जो रिलेटेड पोर्शन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ये जो आदेश है न्यायालय का, ये आदेश लास्ट में कहता है, देखिए, in view of the aforesaid discussions, we deem appropriate to pass the following direction. The status quo granted by this court, white order dated 17/12/2024, passed in WPPIL number 5717 of 24 is hereby vacated. The respondent JSSC is directed to publish the final result of the said examination, and the state government is further directed to appoint the successful candidates on the respective posts. Third, the SIT is directed to complete the investigation of the case within 6 months from the date of passing of the present judgment. Fourth, out of 28 candidates who were allegedly taken to Nepal for mugging up the question answers, 10 were called for document verification, and as such, the final result of the said candidates will be kept in abeyance till the investigation of SIT is completed, as well as their selection will be subject to final outcome of the investigation. If the investigation of SIT, if in the investigation of SIT some more successful candidates are found involved in malpractice, the state shall take appropriate action against the said candidates. Now I ask you, ये इन्वेस्टिगेशन उस स्तर तक का होना है कि जो कल्प्रिट्स है वो बाहर आए। यदि अभी तक सरकार ये सेग्रीगेट नहीं कर पा रही है कि कितने छात्र इसमें इन्वॉल्व थे और कितने छात्र इन्वॉल्व नहीं थे, और ये तथ्य यहाँ पे है जिसकी जांच नहीं हो पा रही है विलंब के कारण, तो राज्य सरकार बेहतर तरीके से कह सकती है कि सारा एग्जामिनेशन अपीयर्स टू बी टेंटेड बिकॉज देयर वाज ए पेपर लीक। सरकार के ऊपर न्यायालय ने भरोसा किया है, परंतु ये नहीं कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो हो गया है वो अंतिम है, और जो इन्वेस्टिगेशन में तब आया था उसे फाइनल माना जाना चाहिए। यदि इन्वेस्टिगेशन जारी है तो इन्वेस्टिगेशन की सही दिशा ही बताएगी कि आखिरकार कितने छात्रों को नियुक्ति जिन्हें दी गई है उन्हें हटाया जाएगा। देखिए, कंटेम्प्ट की कार्रवाई छात्रों के ऊपर है, जो पिटिशनर्स थे उनके ऊपर है। अब तक राज्य सरकार ने जो है वो एक्सटेंशन के लिए कोई पिटिशन दायर नहीं की है, और जब एक्सटेंशन के लिए कोई पिटिशन दायर नहीं है तो मैं मानता हूं कि राज्य सरकार जो है वो इस बारे में कोई निर्णय ले रही होगी या लेगी। कंटेम्प्ट जरूर हुआ है, 6 माह में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, और विगत 6 माहों में जब माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत 6 माह बीत गए, जून में ये 6 माह पूरा हुआ था, जुलाई अगस्त 2 माह अब और आया है। तो यदि मान लिया जाए कि यदि छात्रों को इसी तरह की कठिनाई फेस करनी है और वो जो कर रहे हैं, तो मैं जरूर कहूँगा कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो, परंतु जेपीएससी के मामले में इतने गंभीर विषय उजागर हुए हैं, और जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के संबंध में भी मैं अखबार पढ़ रहा था। मैं वास्तव में नहीं जानता हूँ एक स्पष्ट तौर पे कि वास्तव में ये न्यूज़ आइटम सही है नहीं, लेकिन जो न्यूज़ आइटम्स में विषय आया है उसके मुताबिक एक एक्यूज ने, जो जेपीएससी से संबंधित है, उसने सीजीएल में भी मैनेजमेंट और सेटिंग की बात की है। तो आप नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपकी दूसरी टीम दूसरे विषय में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान इन चीज़ों को पाती है कि वास्तव में सही है।
आपके जो न्यूज़ प्रिंट मैंने पेपर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग की एजेंसी है या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, उन पे आपने अंधा भरोसा किया है। आपका एक्यूज दूसरे केस का कह रहा है कि मेरी उनसे मिली भगत थी, इतने छात्र जो है वो लाभान्वित हुए थे। तो वास्तव में है यही कि आप इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हैं, और ये इस्टेब्लिश लॉ है कि यदि आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीना खोल करके न्यायालय के सामने